हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 14 नवंबर 2020। जन्म का समय है 7:12 सुबह के और जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात। देखिए, ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, जो पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कही जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी ज्ञान से, उसकी बुद्धि से उसके जीवन का विकास होता है। और यहाँ पर मंगल है तो मंगल उसकी जो शरीर की एनर्जी है उस एनर्जी को और बुद्धि को सही जगह लगाकर व्यक्ति को जीवन में लाभ की स्थिति को देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है जब लगन भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो। ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है। देखिए, वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं थोड़े गुस्सैल होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से प्रदर्शित नहीं करते हैं। अंदर अंदर घुटने वाले होते हैं और अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करके सफलता अर्जित करते हैं। वृश्चिक लगन वालों को जीवन में काफ़ी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मंगल पंचम भाव में बैठकर चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को और अष्टम दृष्टि से यहाँ पर देखिए द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो लग्नेश, यहाँ पर मंगल लग्नेश बनते हैं जो कि इस लगन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और अष्टम में देखने से व्यक्ति की जो रक्षा करेंगे चोट चपेट से, अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से, इस प्रकार की सभी चीज़ों से रक्षा करेंगे। देखिए, लाभ भाव को मंगल देखेंगे तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, जीवन में धन की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनवरत उसको लाभ प्राप्त होता रहेगा। और 12 भाव पर दृष्टि डालने से व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक खर्चों को भी कराने का काम यहाँ पर करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो मंगल इस कुंडली में अच्छा और बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, पंचम भाव के स्वामी की। देखिए, पंचम भाव का स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर दूसरे भाव में बैठे हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती है। जब पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है ये अपने आप में अच्छा योग बनता है। जैसे कि ये ज्ञान और ये वाणी, जब ज्ञान और वाणी का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, दोनों से धन कमा सकता है। जैसे कि अध्यापक बनकर या जीवन में ज्ञान देने वाले काम कर कर, मुख्यतः अध्यापक या टीचिंग, इस तरह की फील्ड में जाकर ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ धन कमाता है और जीवन में नाम भी बहुत अच्छा कमाता है। देखिए, गुरु यहाँ पर खुद की राशि में है। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर गुरु पंचम दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे और उसके बाद अष्टम भाव को देखेंगे और उसके बाद दसम भाव को। तो ये 3 दृष्टि गुरु के पास हैं। देखिए, अष्टम भाव पर मंगल का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है। तो इसका मतलब है कि और दोनों ही योग कारक ग्रह लग्नेश के मित्र हैं। इस कारण गुरु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव अष्टम में होने से व्यक्ति के जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अचानक सफलताओं के योग बनेंगे। अचानक जीवन में जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं वे शुभता से मिलेंगी। मतलब जो अचानक घटनाएं होगी वो कुछ अच्छा ही देने का काम करेंगी, क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं वे योग कारक ग्रह हैं और वो अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। अष्टम भाव का संबंध से व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं होती हैं। और देखिए, धन भाव में बैठे हैं गुरु, तो इनकी दशा अंतर्दशा में या इनके समय में धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर गुरु देखिए दसम भाव को भी देख रहे हैं। तो दसम भाव को देखने से व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में शुभता लाने का काम करेंगे और कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को समाप्त करने का काम यहाँ पर करेंगे। 6ठे भाव से रोग ऋण या शत्रुओं से, कर्जे से, परेशानी से, मतलब हर प्रकार की परेशानियों से रक्षा करने का काम भी यहाँ पर गुरु करेंगे। तो गुरु भी इस लगन में अच्छे बन जाते हैं। और देखिए, खुद की राशि में है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी, ऐसे व्यक्ति का परिवार इसको सपोर्ट करेगा, वाणी उसकी अच्छी होगी और जीवन में संचित धन ऐसे व्यक्ति के पास होगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन में धन संचित कर पाएगा, मतलब कमा भी पाएगा, खर्च भी कर पाएगा और संचित भी कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि बैंक बैलेंस या कुछ जो अचल संपत्ति व्यक्ति के पास जरूर होगी, ये इस बात को दिखाती है। यहाँ पर नवम भाव के स्वामी की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव का स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो जाकर तुला राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। ये एक अच्छा योग नहीं होता है, क्योंकि देखिए, नवम भाव का स्वामी जब 12वें में जाता है तो ये भाग्य की हानि करता है। व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है, व्यक्ति के पिता को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति धार्मिक रूप से कमजोर होता है और अनावश्यक जो स्ट्रगल है वो व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। और देखिए, यहाँ पर चंद्रमा है तो व्यक्ति का जो स्ट्रगल होगा वो मन से रिलेटेड रहेगा, मन से व्यक्ति परेशान रहेगा, मन से दुख यहाँ पर देखना पड़ेगा। व्यक्ति की माता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर समस्या दिखाई पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक होता है। तो ये एक अच्छी स्थिति कुंडली में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा
12वें में है तो व्यक्ति अपने मन का व्यय करता है, क्योंकि 12वां जो घर होता है वो लॉस का होता है, व्यय करने का होता है। और जब किसी भी ग्रह का संबंध उस भाव से बनता है तो वो उस चीज का व्यय करता है। जैसे कि मन, चंद्रमा का संबंध अगर 12वें भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत सोचता है, अनावश्यक रूप से सोचता है। सोचने का मतलब यह है कि सोचते सोचते अपने मन का व्यय करता है, अनावश्यक बातों को सोचता है। तो इस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो सकता है, मन व्यक्ति का परेशान हो सकता है और बेहद अधिक परेशान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी यहीं पर बैठे हैं और अमावस्या 2 से चंद्रमा यहाँ पर बहुत कमजोर अवस्था में है, जो आगे इनके जीवन में व्यक्ति की माता और इनके मन को और भाग्य को कमजोर करने का काम यहाँ पर करेंगे। ये स्थिति थोड़ी कमजोर स्थिति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा का जो संबंध है वो 12 भाव से है और चंद्रमा कमजोर यहाँ पर स्थिति में, कमजोर स्थिति में है। और देखिए लगन में यहाँ पर केतु बैठे हैं, सप्तम में यहाँ पर राहु बैठे हैं। अब लगन में केतु होने से व्यक्ति जीवन में भ्रमित रहता है, दूसरों के कहीं में अधिक चलता है, अपनी बात या अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका यूज कम करता है, दूसरों की बात पर अधिक चलता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की परेशानियों को बढ़ाती है। तो ये स्थिति भी व्यक्ति के, क्योंकि एक तो तरफ मन व्यक्ति का परेशान है, व्यक्ति का मन मजबूत कुंडली में नहीं है और लगन से जब केतु का संबंध होता है तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, व्यक्ति को फोकस में समस्या रहती है, व्यक्ति एक साथ ध्यान लगाकर किसी काम को लगातार नहीं कर पाता है, बीच में छोड़ देता है, ऐसी समस्या व्यक्ति के साथ रहती है। यहाँ पर देखिए तीसरा भाव अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। देखिए मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, जीवन में एफर्ट लगाने वाला होगा। भाग्य यहाँ पर कमजोर है तो स्थिति थोड़ी अनबैलेंस यहाँ पर कुंडली में दिखाई पड़ रही है भाग्य की और कर्म को लेकर। यहाँ पर देखिए गुरु लाभ भाव में है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, व्यक्ति के जीवन में धन होगा। शुक्र लाभ भाव में है और गुरु दूसरे भाव में। तो देखिए शुक्र लाभ भाव में है, शुक्र दूसरे सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं जो कि लाभ भाव में। अब देखिए सप्तम भाव के स्वामी बनकर लाभ भाव में होना ये अपने आप में एक अच्छा योग होता है, सप्तम भाव की वृद्धि ये करता है, क्योंकि देखिए ये एक त्रिकोण बनता है और इसमें से अगर किसी का भी संबंध आपस में बनता है तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है, व्यक्ति को उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ मिलते हैं क्योंकि ये अपने से पंचम में गया है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के फलों में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच राशि में है, कमजोर अवस्था में है, मंगल से दृष्ट भी हैं, राहु से भी दृष्ट हैं। ये स्थिति जीवन में लाभ को तो बढ़ाएगी, जीवन में धन की कमी नहीं होगी, लाभ की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर चरित्र संबंधी समस्या व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल और राहु दो पाप ग्रहों का संबंध नीच के शुक्र से हो रहा है, तो ये समस्या जीवन में आ सकती है। देखिए इनकी कुंडली में एक समस्या और है कि जो अधिकतर ग्रह हैं वो अपने चलित से बदले हुए हैं। जैसे कि गुरु दूसरे भाव में है, अच्छी अवस्था में है, लेकिन वो फल तीसरे का दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तीसरे भाव का फल दे रहे हैं, राशि उनकी धनु ही ली जाएगी यहाँ पर, क्योंकि धनु राशि में है तो राशि धनु ही होगी, लेकिन वो भाव तीसरे का भी फल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल छठे का फल दे रहे हैं, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि वो अपने घर की स्थिति, मतलब यहाँ पर देखिए अगर इसका भी फल दे रहा है ग्रह, तो वो इस ग्रह का भी फल इस भाव का फल देगा और इस भाव का भी, कहीं ना कहीं दोनों भाव से संबंधित फल व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगे जब चलित में ग्रह अपना बदलता है। राहु देखिए यहाँ पर अष्टम का फल दे रहे हैं, शुक्र यहाँ पर 12वें का फल दे रहे हैं, सूर्य यहाँ पर लगन का फल दे रहे हैं, केतु यहाँ पर दूसरे का फल दे रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो अधिकतर ग्रह हैं कुंडली में अपने भाव से परिवर्तित हैं या अपने भाव से हटकर दूसरे भाव का फल दे रहे हैं। ये स्थिति भी कुंडली को बहुत श्रेष्ठ नहीं बनाती है, जीवन में ये भी समस्याएं देती है, क्योंकि ग्रह एक किसी जैसे पंचम भाव में है तो पंचम भाव का फल नहीं देगा, पंचम के फल मिलेंगे, षष्ठ के भी फल मिलेंगे, तो ये समस्या जीवन में ये भी रहती है। पहला सवाल है इनकी शिक्षा को लेकर कि इनकी एजुकेशन कैसी होगी। देखिए एजुकेशन की हम बात करते हैं अगर, तो ये पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा है, जो कि अच्छा है, लेकिन वो तीसरे का भी फल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तीसरे का फल देने से शिक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी, शिक्षा यहाँ पर अच्छी रहेगी। और पंचम भाव में लग्नेश बैठे हैं तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति दिखाता है कि व्यक्ति की जो शिक्षा होगी अच्छी होगी। शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए पंचम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो ये शुक्र की दृष्टि होने से व्यक्ति के जीवन में जो शिक्षा होगी वो अच्छी होगी, लेकिन शनि की दृष्टि से शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यवधान यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए कि प्रयास, यहाँ पर प्रयासों में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रयास करने वाला जो भाव है और ग्रह अच्छा है, दोनों अच्छी स्थिति में है। पंचम भाव में यहाँ पर मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जल्दबाजी के कारण, अपने शुक्र की दृष्टि है तो व्यक्ति का ध्यान कहीं और भी रह सकता है,
जीवन में आसपास की होने वाली घटनाओं में या आसपास के काम में पढ़ाई को लेकर ना लेकर दूसरी चीज़ों में अधिक ध्यान रहता है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि इस चीज़ से विचलित कराती है, दूर करती है। तो ऐसे व्यक्ति को उसकी पढ़ाई से दूर कर सकती है, उसके फोकस को कम कर सकती है। शुक्र की दृष्टि भी फोकस को कम करने का ही काम करेगी, बढ़ाने का काम यहाँ पर नहीं करेगी। तो ये थोड़ी समस्या रह सकती है। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति जीवन में शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि देखिए शिक्षा पंचम का स्वामी दूसरे भाव में है, तो शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा में समस्या नहीं, लेकिन व्यवधान में रहेंगे, परेशानियां बनी रहेंगी। जिनका जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना होगा ये, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर है तो इसमें अभिभावकों को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति बहुत उदासीन रहता है, किसी भी जिस भाव पर पड़ती है उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पहले ही लग्नेश विराजमान है तो प्रभाव समस्या आ सकती है, मतलब समस्या आ सकती है, प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। लेकिन लग्नेश के होने से शिक्षा में इतनी समस्या नहीं आएगी, शिक्षा यहाँ पर अच्छी रहेगी। यहाँ पर गुरु भी देखिए अपने ही भाव में है, अपने ही घर में, अपनी राशि में है, तो गुरु शिक्षा के कारक होते हैं। और गुरु अच्छी अवस्था में है तो कारक ग्रह जब अच्छी अवस्था में होता है तो उस फल से संबंधित व्यक्ति को फल जीवन में प्राप्त होता है। जैसे शिक्षा व्यक्ति को जीवन में अच्छी प्राप्त होगी, ये प्रारंभिक शिक्षा है, ये माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में यहाँ पर समस्या आ सकती है कि उच्च शिक्षा का स्वामी यहाँ पर देखिए 12 भाव में कमजोर अवस्था में है, तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन उच्च शिक्षा में समस्या आ सकती है। इन ग्रहों की स्थिति हम शिक्षा के अनुसार नवमांश कुंडली में देखते हैं। देखिए नवमांश कुंडली में 4 नंबर से नवमांश यहाँ पर बना हुआ है। 4 नंबर का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सपोर्ट उसको मिलेगा, क्योंकि नवमांश 4 नंबर से शुरू है, जो लगन कुंडली में 4 नंबर भाग्य भाव की राशि बनती है। उसके बाद देखिए जो कुंडली में पंचम भाव का स्वामी था गुरु, गुरु कहाँ पर देखिए यहाँ पर खुद की राशि में है, छठे भाव में है लेकिन खुद की राशि में है। तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति की शिक्षा होगी जो अच्छी होगी, शिक्षा में व्यक्ति को जीवन में समस्या नहीं आएगी। इतनी समस्या आएंगी, लेकिन समस्या के रहते भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पर मंगल देखिए उच्च राशि में है, शनि खुद की राशि में है, तो शनि देखें यहाँ पर वर्गोत्तमी ग्रह बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर भी मकर राशि में ही है और लगन कुंडली में भी मकर राशि में ही है, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति बनती है। और मंगल देखें यहाँ पर उच्च राशि में है, तो मंगल भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे और गुरु भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस हिसाब से, और मंगल का संबंध भी लगन कुंडली में पंचम भाव से है, यहाँ पर मंगल और गुरु दोनों का ही संबंध पंचम भाव से, तो शिक्षा के मामले में यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उसमें समस्या रह सकती है। अगला जो इनका सवाल है वो है फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब किस फील्ड में इनको एजुकेशन लेनी चाहिए जिससे इनका करियर अच्छा रहे। तो देखिए पंचम भाव में मंगल विराजमान है, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए मंगल का संबंध जब पंचम भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति को मेडिकल से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। मंगल और शनि का संबंध पंचम भाव पर है तो ऐसे व्यक्ति को तकनीकी क्षेत्र में भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन देखिए साइंस स्ट्रीम ही इनके लिए ठीक रहेगा। साइंस स्ट्रीम में चाहे इनको आप पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएससी, एमएससी किसी भी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, उन सभी शिक्षा में ये सफल रहेंगे। साइंस स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम, क्योंकि मंगल बहुत बुद्धि को बहुत तेज बना देता है जब पंचम भाव से संबंध बनाता है ऐसे व्यक्ति को, तो ये अच्छी स्थिति है। और ऐसे व्यक्ति को साइंस स्ट्रीम में किसी भी एजुकेशन को ले सकते हैं और अपने अच्छे करियर को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षा से क्षेत्र भी, शिक्षा का जो ग्रह है गुरु पंचमें शिक्षा के गुरु बनते हैं और खुद भी अच्छी राशि में है, खुद की राशि में है। तो साइंस स्ट्रीम के बाद शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, जैसे बीएड भी इनके लिए अच्छा रह सकता है। बीएड के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में मतलब ये करियर अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़कर काम करेंगे, वाणी से जुड़कर काम करेंगे तो ये अपने आप में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी का ग्रह भी अच्छा है, शिक्षा का ग्रह भी अच्छा है, ज्ञान का ग्रह भी अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस स्ट्रीम जैसी स्ट्रीम इनके लिए ठीक रहेगी और साइंस पढ़ना इनके लिए, मैथ पढ़ना इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला इनका सवाल है फॉरेन सेटलमेंट के लिए कि क्या ये विदेश में सेटल हो सकते हैं। देखिए विदेश सेटल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो स्वदेशपति हैं, ये स्वदेश के स्वामी होते हैं, ये अपने से 12 भाव में हैं, तो अपने से बाहर में होने से अपने भाव की हानि, यहाँ पर 12 भाव में जो भी ग्रह होता है अपने से 12 भाव में तो उसकी हानि करता है, लेकिन वो खुद की राशि में है, ये अपने आप में अच्छा है। देखिए ये परमानेंट सेटलमेंट का जो भाव होता है ये 12 भाव से संबंध बना रहा है, और ये भी विदेश का स्वामी होता है, नवम भाव भी, इसका भी 12 भाव से संबंध है। तो कुल मिलाकर देखिए 12 भाव विदेश सेटलमेंट या विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य 12 भाव से देखते हैं,
और अगर 12 भाव संबंध 8वें का हो 9वें का हो तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अगर विदेश में रहे, विदेश से जुड़कर काम करे, विदेश में जाकर काम करे तो ये बहुत अधिक श्रेष्ठ है, बहुत अधिक अच्छा है व्यक्ति के जीवन में उन्नति के लिए। और यहाँ पर देखिए ये कर्म के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर दिखाई पड़ रहे हैं 12 भाव में। तो ये कर्म भाव के स्वामी का 12 भाव से जुड़ना कि ऐसे व्यक्ति कर्म करे विदेश में जाकर, कर्म करे बाहर जाकर, घर से दूर जाकर जितना व्यक्ति कर्म करेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो सूर्य हैं 12 भाव में है। देखिए लगन चलित कुंडली में ये लगन में भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव लगन का भी रहेगा और विदेश का भी रहेगा, मतलब 12 भाव का भी रहेगा। तो इस कारण विदेश में जाकर भी ये सेटलमेंट हो सकते हैं, विदेश में जाकर भी अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए अष्टम का स्वामी जो है वो भी 12 में ही गया है और नवम का स्वामी भी 12 में है और दसम का स्वामी भी 12 में है। तो तीनों भाव के स्वामी 12 भाव संबंध बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जीवन में विदेश में जाए तो ये सबसे अच्छा है, व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने वाला है, क्योंकि स्वदेश में रहकर व्यक्ति की उन्नति यहाँ पर कम दिखाई पड़ती है और विदेश में जाकर घर से दूर रहकर व्यक्ति अधिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो विदेश में अच्छा धन भी कमा सकता है, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन इनका है फादर की जॉब को लेकर, फादर के जीवन को लेकर। देखिए फादर की अगर हम बात करते हैं तो ये नवम भाव है और ये दसम भाव। कुंडली में इन लगभग दोनों ही भाव से पिता का विचार किया जाता है और इन दोनों ही भाव का संबंध जो है वो 12 भाव से है। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के पिता को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। व्यक्ति के पिता के जीवन की जो स्थिति है वो बेहद श्रेष्ठ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए पिता के कारक बनते हैं सूर्य, जो तुला राशि में है तो पूरी नीच राशि में है। तो इसका ये मतलब है कि व्यक्ति के जो पिता हैं उनको जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में लेकर, चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करें, उनमें लेकर उनको स्ट्रगल रहेगा, समस्या रहेगी। और यहाँ पर भी सूर्य मृत अवस्था में है, मतलब 28-27 डिग्री पर यहाँ पर ये हैं। तो इस स्थिति में कहते हैं कि पिता का जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण रहेगा, पिता के जीवन में चुनौतियाँ बहुत अधिक रहेंगी, पिता को बहुत समस्याओं का सामना यहाँ पर जीवन में करना पड़ेगा और अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि सूर्य पर जरूर पड़ रही है, जो इस बात को दिखाते हैं कि व्यक्ति के पिता हैं वो बहुत अधिक मेहनती हैं, बहुत अधिक परेशानियों से निकलकर व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब अगर मंगल का प्रभाव यहाँ पर पिता भाव पर पड़ रहा है तो व्यक्ति के जो पिता हैं वो परेशानियों से निकलेंगे भी और जीवन में अच्छी जो उन्नति है उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन संघर्ष के बाद संघर्ष की स्थिति, प्रॉब्लम की स्थिति यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य लगन का प्रभाव दे रहे हैं। तो जीवन में एक समय तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है और उसके बाद देखिए लगन का प्रभाव है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति भी है, अच्छे जीवन के योग भी यहाँ पर हैं। लेकिन इस स्थिति को हम बेहद श्रेष्ठ स्थिति नहीं कह सकते। अगला जो क्वेश्चन है इनका है इष्ट देव से संबंधित कि इनके इष्ट देव क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली में अगर इष्ट देव का जो विचार किया जाता है वो पंचम भाव से किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर दूसरे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। लेकिन पंचम में मंगल भी विराजमान है जो कि लग्नेश बनकर बैठे हैं। अब पंचम भाव ऐसा है कि उसमें पंचम भाव और लगन भाव दोनों के गुण विद्यमान हैं, दोनों की स्थितियां एक जगह यहाँ पर मिली हुई हैं। तो देखिए पंचम भाव से अगर हम देखें तो गुरु या विष्णु जी इनके इष्ट देव को हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम लगन भाव और पंचम भाव दोनों को मिलाकर देखें तो इष्ट देव हनुमान जी को ही मानना बेहतर रहेगा। यहाँ पर हनुमान जी की आराधना जीवन भर करें तो ये इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि वो लग्नेश भी हैं और मंगल ग्रह को कहीं ना कहीं हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। तो हनुमान जी को इष्ट बनाना यहाँ पर बेहद श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी की आराधना जीवन में करना अधिक श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद आप विष्णु जी की आराधना भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहद ही श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि मंगल खुद पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव में विराजमान होने के कारण हनुमान जी को इष्ट देव इनको बनाना चाहिए और हनुमान जी के इष्ट देव मानकर इनको उनकी आराधना करनी चाहिए। अगला इनका सवाल है मुख्य ग्रह को लेकर। देखिए मुख्य ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इन तीनों में से देखते हैं कौन सा ग्रह यहाँ पर बली अवस्था में। देखिए नवमेश तो यहाँ पर बली अवस्था में नहीं है, जो कि बली होना परम आवश्यक है, लेकिन वो बली नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि जो लगन भाव के स्वामी पंचम में है, अच्छी स्थिति में है और वो फल भी छठे का दे रहे हैं, छठे में भी उनकी खुद की राशि है, तो ये भी अच्छा ही है। मतलब यहाँ पर मंगल जो है वो बली अवस्था में है, श्रेष्ठ अवस्था में है। देखिए गुरु यहाँ पर अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो फल अगले भाव मतलब मकर राशि, अगले भाव, तीसरे भाव का भी फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि मंगल बेहद श्रेष्ठ जो ग्रह है वो बनते हैं, क्योंकि जो नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में मंगल भी यहाँ पर उच्च राशि में है। तो मंगल का जो प्रभाव है वो जीवन में बेहद श्रेष्ठ है। तो मुख्य ग्रह के रूप में इनका यहाँ पर मंगल
अच्छा ग्रह है और सबसे बली ग्रह भी यहाँ पर मंगल ही है। और मंगल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु की, जो अच्छे रिजल्ट हैं देने वाले, मतलब मंगल यहाँ पर बेहद श्रेष्ठ है और गुरु भी यहाँ पर श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। मंगल के बाद का जो नंबर आता है वो गुरु का आता है और गुरु के बाद यहाँ पर देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन चंद्रमा फिर भी यहाँ पर शुक्र की राशि माने जाएंगे और सूर्य यहाँ पर नीच राशि माने जाएंगे। तो अगर हम क्रम वाइज बताएं तो मंगल यहाँ पर सबसे अच्छे ग्रह बनते हैं, उसके बाद गुरु, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद सूर्य। इस प्रकार से यहाँ पर ग्रहों की स्थिति है, लेकिन जो सबसे मुख्य ग्रह और सबसे बली ग्रह यहाँ पर माने जाएंगे वो मंगल ही माने जाएंगे। इसके बाद इनका जो सवाल है वो है सफलता देने वाली दशा, कि कौन सी दशा इनको जीवन में सफलता देगी। देखिए सफलता देने की हम बात करते हैं, वर्तमान में इनको राहु की दशा चल रही है जो कि 2030 तक यहाँ पर रहेगी। अब 2030 के बाद राहु के बाद गुरु की दशा यहाँ पर आती है जो कि कुंडली में अच्छी स्थिति में है, नवमास कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है। तो इसका मतलब है कि गुरु की दशा इनके जीवन की श्रेष्ठ दशा होगी। उसके बाद शनि बुध की आएगी जो कि कारक नहीं है यहाँ पर, और बुध की दशा जो 16 साल की बुध की दशा रहेगी यही जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ रहेगी। मतलब 2030 के बाद इनको 2046 तक इनकी दशा ये रहेगी, और 2046 में जो इनकी एज होगी यहाँ पर 26 साल के आसपास, 27 साल के आसपास इनकी एज होगी, जहाँ तक इनकी जो मतलब मुख्य जो समय है, मुख्य जो कार्य देखिए शिक्षा का कार्य है वो इनका गुरु की दशा में होगा। तो दशा का जो फेवरेबल, मतलब दशा का फेवर मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में इनको फेवर मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा यहाँ पर अच्छी रहेगी। और उसके बाद गुरु के बाद शनि देखिए शनि भी यहाँ पर कुंडली में जो आजीविका के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, तो नौकरी भी व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होगी। इनका एक सवाल और है कि इन्हें किसी पुलिस या मिलिट्री में किसी प्रकार का उच्च पद प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए अगर हम मिलिट्री और सेना की बात करते हैं तो मंगल से इस चीज़ को हम देखते हैं, तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव यहाँ पर बली है, तीसरे भाव की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, श्रेष्ठ है। और उसके बाद देखते हैं मंगल की स्थिति, मंगल के बाद छठे भाव की स्थिति। तो दोनों तीनों स्थितियां यहाँ पर अच्छी दिखाई पड़ती हैं। देखिए मिलिट्री और सेना में ये जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन पद के लिए यहाँ पर सूर्य और दशम भाव के स्वामी का बली होना जरूरी है, जो कि दोनों ही रूप से कमजोर हैं। दशम भाव में कोई शुभ ग्रह भी नहीं है, दशम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर नहीं है, दशम भाव पर एक गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर दशमेश कमजोर हैं। तो पद की स्थिति बेहद श्रेष्ठ यहाँ पर नहीं बनती। लेकिन अगर ये प्रयास करें, ये जाना चाहें, इनकी इच्छा है, तो ये मिलिट्री सेना में भी जा सकते हैं। और इनके जीवन में इनको नौकरी करना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि देखिए दूसरे भाव ये सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, और व्यापार का स्वामी लाभ भाव में है, लेकिन वो नीच राशि में है। तो यहाँ पर व्यापार करने में समस्या रहेगी। सप्तम भाव में राहु है, जो सप्तम भाव में जब राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करता है तो व्यापार सही नहीं चलता है। जो एक दूसरे की समझ होती है व्यापार करने के साथ साथ, वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि राहु व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है। जो महत्वाकांक्षाएं अगर दूसरे के कारण लगता है व्यक्ति को पूरे नहीं होते, तो व्यक्ति फिर अच्छे से काम नहीं करता है, अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यापार अच्छा नहीं चलता है। तो ये समस्या यहाँ पर दिखनी पड़ रही है। सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो इस कारण देखते हैं कि नौकरी करना इनके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि नौकरी और शनि, नौकरी के कारक जो होते हैं शनि होते हैं, मंगल होते हैं। और छठे भाव को अगर हम देखते हैं, नौकरी का भाव छठा भाव होता है, छठे भाव के स्वामी भी बली अवस्था में है यहाँ पर। तो इस सब कंक्लूजन के आधार पर कह सकते हैं कि बिजनेस करना इनके लिए श्रेष्ठ नहीं होगा, यहाँ पर नौकरी करना इनके लिए श्रेष्ठ होगा। और घर से बाहर, घर से दूर, विदेश में जाकर नौकरी करें तो इनके लिए बेहद ही श्रेष्ठ रहेगा। जीवन में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि जीवन में देखिए धन जरूर प्राप्त करेंगे, लाभ जरूर प्राप्त करेंगे, धन और लाभ की कमी जीवन में नहीं रहेगी। लेकिन नौकरी अगर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सरकारी नौकरी की संभावना जीवन में कम है, क्योंकि दशम भाव और दशमेश की स्थिति कमजोर है। और दूसरे, छठे और 10वें और 11वें की स्थिति अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 10वें और 11वें की स्थिति 12 भाव में है, जो कि लॉस की स्थिति दिखाती है, व्यय की स्थिति दिखाती है। अब दूसरे और छठे का कोई संबंध यहाँ पर, मतलब इन तीनों चारों भाव का अगर जितना अच्छा संबंध बनता है, व्यक्ति के सरकारी नौकरी की जो संभावना होती है वो अच्छी होती हैं। लेकिन यहाँ पर संबंध जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस कारण सरकारी नौकरी के जो योग हैं वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। स्ट्रगल की स्थिति अधिक दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में यहाँ पर है। तो इसलिए आप नौकरी करें, घर से दूर रहकर करें, तो ये श्रेष्ठ होगा, बेहद ही श्रेष्ठ होगा। तो सफलता देने वाली, इनका क्वेश्चन है, सफलता देने वाली दशा वो गुरु की दशा यहाँ पर रहेगी, मंगल की दशा रहेगी। विशेष रूप से ये दो दशा ही व्यक्ति को जीवन में सफलता देंगी। देखिए राहु की दशा इस लगन के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन राहु यहाँ पर उच्च राशि में है, केतु भी यहाँ पर उच्च राशि में है,
तो दशा राहु केतु की दशा में व्यक्ति को परेशानियां रहती है, लेकिन धन लाभ की व्यक्ति की कमी जीवन में नहीं रहेगी। तो मुख्य रूप से जो दशा अच्छी रहेगी वो गुरु की और मंगल की रहेगी। उसके बाद इनका एक क्वेश्चन और है, इनको कौन सा जेमस्टोन अपने जीवन में पहनना चाहिए। देखिए जीवन में पहनने वाले जेमस्टोन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कारक जो होते हैं मंगल होते हैं, गुरु होते हैं, चंद्रमा होते हैं, तो ये कारक होते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में 12 भाव में है, तो इनका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। यहाँ पर गुरु और मंगल का जेमस्टोन पहन सकते हैं। गुरु और मंगल की स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई पड़ती है। और देखिए जीवन में हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार के सुख के लिए यहाँ पर गुरु का रत्न पहनना श्रेष्ठ रहेगा। तो जीवन में ये अपने जब जीवन में आए, अच्छी एज में आए, तो गुरु का रत्न ये पहन सकते हैं, इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और जीवन में अगर लाभ की कमी दिखती है तो मंगल का रत्न, मतलब दोनों एक साथ ही पहन सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, दोनों एक साथ भी अच्छे रहेंगे। और अगर एक पहनना है तो यहाँ पर गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं, मंगल का रत्न मूंगा यहाँ पर पहन सकते हैं। दोनों भी पहन सकते हैं, एक भी पहन सकते हैं, लेकिन इन दोनों जो ग्रह हैं इनका रत्न यहाँ पर पहना जा सकता है। देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं जीवन में, तो इनके लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है इनका भाग्य है। इनके पिता का जीवन और इनका भाग्य दोनों ही नवम और दशम से जुड़ा हुआ है, और नवम दशम के स्वामी दोनों ही 12 भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ये स्थिति है कि जीवन में सूर्य को जल हमेशा दें, लगभग हमेशा दें, जीवन भर इस काम को करें आप, ताकि जीवन में खुद की स्थिति अच्छी रहे, जीवन में आत्मविश्वास अच्छा रहे और जीवन में पिता का जीवन भी अच्छा रहे। तो ये स्थिति, इसलिए आप रविवार को सूर्य को जल दें या प्रतिदिन सूर्य को जल दें, इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देखिए भाग्य का सपोर्ट जीवन में बहुत अधिक जरूरी होता है, और भाग्य का यहाँ पर जो लाभ है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कम लाभ दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए देखिए चंद्रमा का रत्न तो यहाँ पर नहीं पहन सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो उपाय है सोमवार के दिन आप शिव जी पर दूध जल अर्पित करें। मतलब इस काम को प्रत्येक सोमवार करते रहें, किसी दिन नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी आप कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय है, सोमवार के दिन शिव जी की आराधना जरूर करें। और ये लगभग आजीवन करें, क्योंकि आजीवन आपको भाग्य का लाभ चंद्रमा देंगे, और चंद्रमा देंगे तो आपको जीवन भर इनकी जो आराधना है, इनका जो उपाय है वो करते रहना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छे मिलने की स्थिति नहीं है, इसको उपाय से अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ पर जब अपनी थोड़ी इनकी एज अच्छी हो तो इनको चंद्रमा का एक बीज मंत्र है, चंद्रमा का बीज मंत्र वो भी जाप कराया मतलब प्रारंभ करा जाए, जिससे चंद्रमा की स्थिति और अच्छी बने और अच्छे रिजल्ट इनको मिले, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, माता से जीवन अच्छा रहे। तो ये स्थिति अच्छी रहे तो चंद्रमा के उपाय इनके लिए बेहद जरूरी हैं। इसके बाद देखिए इनको हरी वस्तुओं का, इनके हाथ से हरी वस्तुओं का दान जितना कराया जाएंगे अच्छा रहेगा, काली वस्तुओं का दान जितना कराया जाए अच्छा रहेगा, और हरी और काली चीज़ों का प्रयोग कम से कम करा जाए जीवन में तो अच्छा रहेगा। और जीवन में इनके नाम से कभी भी किसी भी इतवार को, किसी भी मतलब संडे को, रविवार को 7 किलो गुड़ किसी भी ऐसे स्थान पर दान करवाएं जहां पर सभी के लिए खाना बनता हो, जैसे गुरुद्वारा या किसी और ऐसी स्थल पर जहां पर सभी को खाना खिलाया जाता हो, सभी के लिए खाना बनता हो, तो वहां पर 7 किलो गुड़ का दान करें, जो कुंडली में सूर्य की स्थिति को अच्छा करने का काम यहाँ पर करेगा। ये आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। और जीवन भर हनुमान जी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर लगन और पंचम दोनों को संभाले हुए हैं, दोनों ही भावों की स्थिति को मजबूत करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो हनुमान जी की आराधना करना बेहद ही श्रेष्ठ रहेगा। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करी जा सकती है, क्योंकि मंगल का ये लगन है, और मंगल का लगन अगर होता है, मंगल की अगर राशि होती है, तो व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बस इतना ही काम करें, बाकी आप अपने जीवन में अपना काम करते रहें। आने वाली जो दशाएं होंगी, दशाओं के अनुसार जीवन में काम होते रहेंगे। इस प्रकार इनके सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है। अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार करवाना चाहते हैं तो कमेंट में डिटेल दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।